हाउ वाज द पेपर, वाज इट डिफिकल्ट पहले वाले से? यस सर, थोड़ा सा था। इसके पहले वाला पेपर थोड़ा इजी था, आई गेस इट वाज ऑन द यस इजियर साइड, है ना, द प्रीवियस पेपर, यही था आप सर, लोग? आज हाँ जी। बायो और केमिस्ट्री में भी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बायो थोड़े ज्यादा ट्रिकी आई थी। बायो और केमिस्ट्री भी अगर ट्रिकी हो जाती ना तो हमारे लिए थोड़ा ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स तो आपकी वैसे भी गिवन आपकी जो तैयारी है, एवरेज तो आपको लगती है एटलीस्ट, है ना, मॉडरेट तो आपको लगती है फिजिक्स हमेशा। यस। कभी भी बहुत इजी तो आपको रेयरली लगती होगी फिजिक्स, तो उस केस में अगर केमिस्ट्री और बायो भी डिफिकल्ट आ गई तो ओवरऑल आपके मार्क्स हैम्पर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप बायो केमिस्ट्री को बिल्कुल एक्सेल कर लो, और फिजिक्स में एटलीस्ट जो जो टॉपिक तुम पढ़ते जा रहे हो उन टॉपिक्स के फॉर्मूला साथ में रिवाइज कर लो। जैसे मैंने आपको बताया 60 से 70% क्वेश्चन एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो तुम जो क्रैश कोर्स चल रहा है ना, उसके थ्रू भी अगर आपका रिवीजन कर लोगे आप लोग, तो आपको काफी फायदा होगा पेपर में। 100 क्रॉस करना है बस टारगेट फिजिक्स में। 100 क्रॉस कर लिया तो आप बायो केमिस्ट्री में एक डिसेंट स्कोर लाके कुछ अच्छा, मतलब ओवरऑल स्कोर बना सकते हो। 100 का टारगेट तो बनाओ कम से कम। मुझे पता है आप में से अधिकतर लोगों के नहीं आ रहे हैं अभी फिजिक्स में 100, ठीक है। तो जिनके आ रहे हैं वो लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का ट्राई करो, और जिनके नहीं आ रहे हैं वो ट्राई करो, धीरे धीरे अचीव हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, यस। फर्स्ट वाला हुआ सबसे, यस सर, हुआ था। ठीक है। मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, हम पूरा पेपर डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि काफी सारे बच्चों का नहीं हुआ है अभी पेपर, वो दे रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, या नहीं भी दे रहे होंगे तो उनका डिस्कशन में पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। तो विल टेक इट मंडे को भी। तो मैं आपको हिंट दूंगा और आंसर बताऊंगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, है ना। और अगर कोई क्वेश्चन को आपको डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है अभी? सेकेंड ऑप्शन। हाफ CX1 स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे? वर्क डन होता है एफ एक्स डी एक्स, यस सर, इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x1 एफ इंटू यस। डी, यस फोर सर। इंटू डी एक्स, है ना, तो पता होना चाहिए आप सब लोगों को। तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा CX का हाफ CX स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ CX कितना हो जाएगा? हाफ हाफ। CX स्क्वायर, ठीक है। x1 तक करना है तो हाफ CX1 स्क्वायर हो गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। बस क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, दिस इज लाइक फ्री क्वेश्चन। ये अगला वाला सवाल मैंने कराया हुआ है क्लास में। G × M × M1, G m1m2/r² होता है ग्रेविटेशनल यस फोर्स, सर। ठीक है। तो यहाँ पे G इंटू क्या हो जाएगा, एक मास तो हो गया आपका स्मॉल m लेट से, दूसरा मास हो गया आपका कैपिटल M इंटू -m अपॉन आर। यस। ये बनेगा फोर्स का फॉर्मूला। यस सर। वो पूछ रहा है कि व्हाट रेशियो ऑफ M/m मैक्सिमाइजेस द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने ये कितनी बार बता रखा है कि मैक्सिमाइजेस मिनिमाइजेस, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको ये उस चीज का डिफरेंशिएशन निकलवाना चाह रहा है। अब ऑब्वियसली ये मास के रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, क्योंकि मास का रेशियो पूछ रहा है। तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई मास के रिस्पेक्ट में आपका जो फोर्स है उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर दो, ठीक है, dF/dm = 0। जब आप ये करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी फोर्स की, ठीक है। तो स्मॉल m की जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के वो आएगी कैपिटल M/2, ठीक है भाई। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आपको डिफरेंशिएशन जीरो करना है। कितनी बार ये चीज मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। कोई भी चीज दे रखी है, मोमेंटम की बात हो रही है, मान लो मोमेंटम दे रखा है किसी फंक्शन के रूप में दे रखा है तुम्हें, है ना, CX दे रखा है मान लो, या CV दे रखा है मान लो, ठीक है। M × V, V दे रखा है तुम्हें x की टर्म्स में। तो अगर तुमको इसकी वैल्यू चाहिए, DP की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, डिस्टेंस के साथ में मोमेंटम चेंज हो रहा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो तुम क्या करोगे, DP/dV, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? उसको जीरो कर दोगे, यस सर। ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करने का या मिनिमाइज करने का, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन आपको जीरो करना है जिस भी चीज के रिस्पेक्ट में करोगे, यानी कि आप उस चीज को, उस चीज मतलब उस चीज को आप बेस मान के चल रहे हो। तो यहाँ पे मास को मान रहे हैं कि मास के रिस्पेक्ट में जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो। आगे चलते हैं, थर्ड सवाल हुआ, फॉर्मूला ही भूल सर, गए तो तुम। हाँ जी। नहीं इसका फॉर्मूला तो आता था पर आंसर नहीं आया। अच्छा, सेकंड वाले का आंसर तो मैंने बता दिया, M/2 है, यानी कि कितना आंसर है? सेकेंड ऑप्शन। हम्म, सेकेंड। सेकंड आंसर है। और थर्ड वाले का आंसर कितना आया? 9 सर, अपॉन 7, ठीक है। पावर क्या होती है पहले तुम ये बताओ मुझे? पावर वन होती है वन अपॉन। अपॉन एफ, यस। ये पता होना चाहिए था। दूसरी बात, 1/f का फॉर्मूला पता होना चाहिए था जब आपको दिया हुआ, और मीडियम के
रिस्पेक्ट में जब आपको कर्वेचर वाला फॉर्मूला यूज करना होता है फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो क्या करते हो, म्यू1 अपॉन म्यू2 माइनस 1, म्यू1 अपॉन म्यू2 माइनस 1 इंटू यस कर्वेचर दे रखे हैं ना 1 दोनों, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये तो लास्ट मॉक टेस्ट में भी बताया था मैंने फॉर्मूला सेम। यस यस तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम निकालनी है आपको। आपको दे रखा है म्यू1 हो गई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस की, म्यू2 हो गई सराउंडिंग मीडियम की। भाई म्यू1 हो गई लेंस की और म्यू2 क्या हो गई, सराउंडिंग मीडियम की। सब चीजें तो दे रखी हैं इसमें। बताओ क्या डाउट आ रहा है, कौन सी चीजें तुम्हें परेशान कर रही है। पावर दे रखा है 1.25, 1.5 दे रखा है म्यू1, 0.2 दे रखा है R1 और 0.4 दे रखा है R2। ठीक है, यस 0.2 और 0.4 क्यों बोला, समझ में आया ना, ये सेंटीमीटर में है ना। ये तो बहुत ही इजी सवाल था यार। इसका आंसर है बी, यस इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा तो होता ही है, और अल्फा भी डी ओमेगा बाई dt होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बात यस भाई, गलत तो नहीं करके आए वो। नो सर। पांचवा सवाल हो गया। यस सर। इसका आंसर क्या आ रहा है, सी ऑप्शन। 2L। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक पॉइंट लेना जहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेना है P आपको, जो कि R डिस्टेंस तो हो -2Q से, -2Q चार्ज है एक तो, है ना, और एक कौन सा चार्ज है भाई, +8Q। +8Q चार्ज है, +8Q। ठीक है, तो आपको ये बोल रहा है कि आपका जो +8Q चार्ज है वो लोकेटेड है कहाँ पे, लोकेटेड है, उल्टा बना दिया अपन, कहाँ लोकेटेड है भाई, 8Q चार्ज है ओरिजिन पे लोकेटेड, राइट, यस यस सर। ओरिजिन पे लोकेटेड है यहाँ पे +8Q। ठीक है, और x इक्वल टू L पे लोकेटेड है -2Q। इनके बीच का दूरी कितना हो गया पहले तो ये बताओ, L। कैपिटल एल। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि भाई आपका जो दो पॉइंट चार्जेस है उनमें -2Q से कोई डिस्टेंस है और 8Q से भी कोई डिस्टेंस है, और उस पॉइंट पे आपको बोल रहा है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो आप अज्यूम क्या करोगे भाई, -2Q से R डिस्टेंस दूर कुछ ले लो, या फिर P डिस्टेंस आपका जो भी मतलब अल्फाबेट कोई भी वेरिएबल आपको ले, उतनी दूर ले लो। तो मान लो कि मैं दूसरे कलर से बना देते हैं, यहाँ से कोई R डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है P जिसपे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है नेट। तो ये जो पॉइंट P है, ये -2Q से तो R डिस्टेंस है, और इससे कितना डिस्टेंस है, L+R। यस सर। यस बस, तो अब तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो लिखनी थी बेटा, KQ1 K इंटू क्यू अपॉन L+R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू 2Q अपॉन R स्क्वायर। एम आई राइट। ठीक है, यस सर। और दोनों की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए क्योंकि, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगी पॉइंट P पे उसका मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, माइनस प्लस दोनों साइन, मतलब दोनों केसेस में आप जो साइन लोगे वो पॉजिटिव ही लोगे क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। तो आंसर यहाँ से इसको सॉल्व करोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यस सर। तो वो आएगा आंसर उससे, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर रहेगा तो क्वाड्रेटिक की दिक्कत ही नहीं आएगी, डायरेक्ट आप अंडर रूट लेके रिलेशनशिप ऑब्टेन कर सकते हो, R इक्वल टू L आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, समझ में आया ना यस क्या करना है, P पे जीरो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, है ना, -2Q चार्ज की वजह से निकालना है पहले तो, K इंटू 2Q अपॉन कितना R स्क्वायर शुड बी इक्वल टू K इंटू 8Q अपॉन L+R एल का होल, प्लस आर का होल। ये करना है। 6 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है 6 भी। सी ऑप्शन। 6 क्वेश्चन हुआ किसी से, यस सर सी आ रहा था। सी आ रहा है, सही आ रहा है सी। ओके सर। ठीक है, बढ़िया। तो 6 क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, सी। सी ऑप्शन। ठीक है, जब भी अट्रैक्शन की बात हो रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम टू चार्जेस नेगेटिव एंड वन चार्ज इज पॉजिटिव वन चार्ज इज नेगेटिव। भाई अगर पास में आएंगे, अगर दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी उनकी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ले लोगे तो भी रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव ले लोगे तो भी रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, सॉरी ये इधर लगेगा, रिपल्सिव ही लगेंगे मतलब बेसिकली दोनों केस में, सॉरी। ठीक है, जब आप एक चार्ज पॉजिटिव लोगे एक चार्ज नेगेटिव लोगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यस यस। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मिनिमम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। 7वां सवाल, ये भी हो जाना चाहिए था यार। यस सर हो गया था।
पावर होता है v स्क्वायर अपॉन r, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन p। यस यस सर। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा रेजिस्टेंस हीटर का। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपका पावर अलग अलग है, v सेम है, और अगर पावर अलग है, तो जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। यस सर। ठीक है, तो भाई इससे पता चल रहा है हमको कि हीटर का जो होगा वो लेस होगा, रेजिस्टेंस सेकंड। ऑफ हीटर इज लेसर देन दैट ऑफ फैन। ठीक है, यस। फेज डिफरेंस, 8वां सवाल। ये नहीं हुआ सर। ए साइन, नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 0.57, इधर का पहले वाले का इक्वेशन, पहले वाले जो वेव है उसका, और सेकंड वाले का दे रखा है y2 इक्वल्स टू दिस दिस दिस, वेयर x इज मीटर इन 3 सेकंड। फेज डिफरेंस बताना बेटा। फेज जो होता है ये वाला पार्ट होता है, इसको बता चुका हूं मैं कितनी बार। यस। फिर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आया ये सवाल बेटा? अच्छा, तो सॉल्व कर। हाँ, सॉल्व करने पे क्यों नहीं हुआ होगा तुमसे बता देता हूँ। तुमने क्या करा होगा, दो ऊपर नीचे साइन समझ लिया, दोनों केस में साइन समझ चुके हो आप। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। नहीं सर, फिर क्या वो दिक्कत? कर लिया था सही, वो cos थीटा sin 90 माइनस थीटा होता है ना, तो वो कर लिया था, फिर भी नहीं आया। 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा करोगे ना बेटा। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? आपको y2 जब लिखोगे, y2 क्या लिखोगे आप, दिस विल बी a साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, दिस विल बी योर कन्वर्जन। ये भी साइन में है, ये भी साइन में है। नहीं समझ में? माइनस। साइन नाइन, है ना। साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। पर ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पे माइनस लगाना है? आपको यहाँ पे दे रखा है y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो आप अगर cos ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो आप समझ सकते हो कि भाई वहां पे आपको माइनस यूज करना है। अच्छा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने माइनस यूज किया तो क्या आंसर आया, आप ये बताओ। सर सॉल्व ही नहीं हुआ ना। तो फिर आंसर, अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स के साथ अगर आप पाई बाय 2 ले रहे हो, अगर आप पाई बाय 2 ले रहे हो, तो आंसर आ रहा है, ये चेक किया? नो सर। तो चेक करना था ना बेटा, आप चेक तो करो, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, साइन वाले को y1 वाले को कॉस में कन्वर्ट कर लो। फेज डिफरेंस ही तो निकालना है आपको बस। सर पर आपने y2 को साइन क्यों लिया, तो कोस है ना। y2 को साइन क्यों लिया, मतलब बेटा सेम करना पड़ेगा ना फेज डिफरेंस निकालने के लिए। फिर सेम क्यों करेंगे। बेटा सेम नहीं करोगे तो दोनों साइन में से कॉस कैसे माइनस कर दोगे? साइन, जब तक दोनों वेव, अगर आप एक साइन वेव ले रहे हो, एक कॉस वेव ले रहे हो, तो दोनों का फेज डिफरेंस निकालते वक्त आप φ1 माइनस φ2 डायरेक्टली थोड़ी कर सकते हो। दोनों तो ऑलरेडी अलग अलग उसमें ऑपरेट हो रहे हैं फेजेस में। दो साइनसोइडल वेव चल रही हैं साइमल्टेनियसली, तो आप डायरेक्ट माइनस कर पाओगे ना दोनों के फेजेस में से। यस एक सर। एक साइन वेव है, कॉस वेव है, तो दोनों के फेजेस डायरेक्टली थोड़ी माइनस कर पाओगे आप। आपको दोनों को कॉमन वेव बनानी पड़ेगी। साइनोसोइडल वेव बनाओ चाहे तो आप, चाहे आप कॉस में बनाओ दोनों को वेव को। चाहे जैसे टेन थीटा में है, तो फिर एक ऐसा भी नहीं करोगे कि टेन थीटा और साइन थीटा वाली दोनों का जो फेजेस है वो दो आप माइनस कर दे रहे हो डायरेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइनोसोइडल वेव है अगर एक, तो दूसरी को भी साइनोसोइडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसको पढ़ेंगे, वेव में पढ़ेंगे। ये प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं, क्या रीजन होता है, वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये पढ़ेंगे बेटा सब। ठीक है, बट अभी थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जब भी आप फेज डिफरेंस निकालोगे, वेव्स पढ़ेंगे ना, पढ़ लिया हमने वेव्स अभी? नो सर। पढ़ा है। तो जब वेव्स पढ़ेंगे ना, तब इसको डिस्कस भी करेंगे कि यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस ही क्यों लिया, या पाई बाय 2 माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्यों नहीं आया उससे हमारा। ठीक है, और कॉस दोनों क्यों सेम करना पड़ रहा है, या साइन दोनों सेम क्यों पढ़ना पड़ रहा है। साइन वेव कैसी दिखती है और कॉस वेव कैसी दिखती है। ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा। अगर आपको मैं आइडिया दूं बेसिक अभी सवाल को सॉल्व करने का, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स वाला फैक्टर था, आवाज आ रही यस है? उसके साथ प्लस 0.57 दे रखा था, इज दैट यस राइट? सर। तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे भी हमें कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वाला जो फैक्टर है उसके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। ओके समझे? सर।
तब हमारा एडिक्वेट फेज डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पे -0.57 होता तो फिर हम इसमें से माइनस कर देते, ठीक है, π/2 Yes. माइनस कर देते ताकि जो वैल्यू होती वो कम आती, ओमेगा टी प्लस के एक्स वाली क्वांटिटी से कम आती। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं वेव्स में, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी, चैप्टर अभी न्यू हुआ है, परेशान मत हो, बट अभी सवाल सॉल्व करने के लिए समझ में आया कैसे करना है। ये 5 है और ये 5 है, तो आपको दोनों को माइनस करके निकालना है फेज डिफरेंस। ठीक है, आंसर में बता देता हूँ Yes, इसका, sir. आंसर आ रहा है 1 रेडियन। अगला सवाल हुआ Yes, sir. स्मॉल m इंटू एल, Yes, sir. तो आपको इस वाले के लिए निकालना है ना, इस वाले के लिए, Yes, sir. तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट L√2 Yes, sir. मल्टीप्लाई C बाय m, सी ऑप्शन। Yes, sir. Yes, sir. डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें तो ऑल ऑफ दिस, Yes, sir. ऑल ऑफ दीज All of आएगा, the तो आपको समझ में आ गया होगा। 11 सवाल, 11th भी हो गया होगा सर, आपको। इस पे बस ये नहीं समझ आया कि वो रेस्ट से चला है कि इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी। इनिशियल वेलोसिटी आप बेटा, आपको फर्स्ट और सेकंड जो लोगे ना आप, मतलब फर्स्ट और सेकंड की मतलब आपने जब n सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया, n सेकंड वाला फॉर्मूला पता है सबको, डिस्टेंस Yes, कवर्ड इन Yes, n sir. सेकंड कैसे निकालते हैं, क्या Yes, होता है sir. फॉर्मूला, फॉर्मूला बताइए, कोई भी बच्चा बता दो। U plus A/2 into 2n minus 1. u प्लस a/2 इंटू 2n-1, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, हमारे शॉर्ट नोट्स में डिस्कस किया था ना हमने रिवीजन के टाइम। Yes, sir. ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। इसमें u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, nth सेकंड में कितना डिस्कवर कर लिया होगा, इसका फॉर्मूला है। तो u Yes, जो sir. होती है वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे आप जब सारे, कहाँ गया, सेकंड्स के लिए निकालोगे, जैसे अ बॉडी कवर्स 26 मीटर्स इन 10th सेकंड, ये लिखा हुआ है, yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है सबको। तो ये क्या हो जाएगा, 26 इक्वल टू, भाई कितना डिस्टेंस कवर किया वही तो है ये, 10वें सेकंड में S10 की Yes. वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 इक्वल्स टू u प्लस कितना आएगा, A/2. a/2 इंटू Uh, 2n-1, यानी कि Yes. 20-1 विच इज 19। Yes. ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे दूसरी इक्वेशन बना लोगे 28 वाले के लिए 11 सेकंड पे, ऐसे तीसरी, चौथी, 4 इक्वेशन बनेगी टोटल, एम आई राइट। Yes. इक्वल्स टू u प्लस 23a/2 बन जाएगा। ऐसे सारी जब आपकी इक्वेशंस बनेंगी तो आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा बेटा u और a की वैल्यू। u 0 नहीं है, a 0 नहीं है। आप ये सोचो ना कि 10वें सेकंड की बात हो रही है, मोशन स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया होगा, 9 सेकंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 10वें सेकंड में तुमसे पूछ रहा है वो कि भाई 10वें सेकंड में जो आपका बॉडी है वो 26 मीटर कवर कर लेता है, तो तुम कैसे मान सकते हो कि ये रेस से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अगर सॉल्व करके आ रहा है तो अलग बात है, जैसे हमने 2 इक्वेशन बनाई, एक तो ये हो गई, एक इक्वेशन हमारी इसी फॉर्मूले से क्या हो गई, 28 इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू कितना हो गया भाई 11 सेकंड के लिए 21. 21। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, ये नंबर 2 हो गई, ये नंबर 1 हो गई। इन दोनों को Yes. मैंने सॉल्व किया और मेरा आंसर u का आंसर मेरा 0 आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। बट वो नहीं होगा ना स्टार्ट, वैसे कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है कि 11वें सेकंड की बात हो रही है ना। और अगर आता है 0 आंसर तो यू कैन राइट फिर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, बट तुमको अज्यूम कुछ भी नहीं करना है, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ, अपने मन से अज्यूम मत करो u 0 है, इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर निकालो, बात समझ में आ रही Yes, है sir. सबको? Yes. ठीक है, तो 7 और 2 आंसर होगा इसका, 7 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया है इसने, u इक्वल्स टू 7 आंसर आएगा, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा आंसर। ठीक है, यूनिफॉर्म Yes. एक्सेलरेशन से चलेगा मतलब ये, तो आपका बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी सब में, a की वैल्यू Yes, 2 ही sir. आएगी, a की वैल्यू 2 ही मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी। आप जब सॉल्व करोगे तीसरी चौथी इक्वेशन तो भी आपको पता चल जाएगा कि सेम वैल्यू आ रही है। आगे चले, Yes, sir. Yes. अगला हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ, नहीं हुआ No. बेटा? इस तरह के सवाल कितनी बार पूछोगे तुम मुझसे, कितनी बार आप लोगों को मैंने सेम सवाल बताए हुए हैं। ये दिया हुआ है kx v इक्वल टू, आपको दिया हुआ है ky i कैप प्लस kx j कैप, नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, आ k गया सर. मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, क्या हो गया ये ky I cap plus kx। AY. अब समझो, तुमको निकालनी जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ। पाथ की इक्वेशन का मतलब है कि कुछ ना कुछ y और x की इक्वेशन होगी,
है ना, यस सर। y होगा LHS में और x होगा RHS में। तो भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लाने का तरीका क्या है वेलोसिटी से, उसको डिफरेंशिएट करके ही तो निकाल पाते हो, और कौन सा तरीका होता है। और यहाँ पे, हाँ जी सर पाथ निकालना तो इंटीग्रेट नहीं करें? बेटा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, वेलोसिटी को dx/dt लिखोगे ना पहले तो, सर वो, यस फिर सर। इंटीग्रेशन तो होगा बेटा, लेकिन पहले वेलोसिटी को dx/dt तो लिखोगे ना, यस सर। वरना dx लाओगे कहाँ से एलिमेंट, इंटीग्रेशन करने के लिए dx और dy एलिमेंट तो चाहिए रहेगा ना, वरना इंटीग्रेट यस। कैसे करोगे, किसको करोगे, है ना। तो वो बोल रहा हूँ मैं आप, ठीक है। तो यहाँ आपको vx तो हो गया dx/dt, जो कि आपको ky दे रखा है, एम आई राइट। यस सर। यस। और ये हो गया आपका kx vy विच इज dy/dt। समझ में आया क्यों लिखा है कि उल्टा, क्योंकि ये आई कैप वाला है, आई कैप वाला क्या एक्स होता है vx, और जे कैप वाला क्या होता है vy, बाई। यस सर। ठीक है। अब तो बस तुमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोनों को, dy/dt को डिवाइड कर दो dx/dt से, तुम्हारा dy/dx आ जाएगा, क्योंकि dt dt कट जाएगा। बात समझ में आई, यस। जब vy को डिवाइड करोगे vx से तो dt dt कट जाएगा, तो ये बन जाएगा dy/dx, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी इन्होंने, kx/ky, क्या दे रखी है, kx/ky। kx/ky। अरे vy/vx की वैल्यू यही तो दे रखी है, kx/ky, यस। राइट। उसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा x/y। आप जब इसको इंटीग्रेट कर दो dy/dx को, तो सॉरी kx/ky आया आपका, ठीक है। यस सर। अब आपको क्या करना है, आगे बताओ क्या करेंगे, dy/dx इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, x/y। x/y, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करोगे, dy को करोगे y से मल्टीप्लाई, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, यस। dy को किया y से यस। मल्टीप्लाई, और dx को किया डी। x से मल्टीप्लाई, सॉरी इक्वल्स टू लिख दिया मैंने यहाँ पे, x से मल्टीप्लाई, और इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये बन जाएगा x²/2, वो बन जाएगा y²/2, x²/2 इधर बन रहा है, उधर कांस्टेंट ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा y² इक्वल्स टू x² प्लस c, क्या आ जाएगा, y² इज इक्वल्स टू x² प्लस। फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है। यस सर। यस। 13th हुआ, सर कोशिश की पर आंसर नहीं मैच हुआ। आंसर मैच नहीं हुआ, आंसर आ क्या रहा है, तुम्हें आंसर कौन सा पता है क्या आ रहा है, हम्म, सब। आंसर मैच नहीं हुआ कैसे बोला तुमने, तुमको पता है आंसर क्या है, आपको पता है आंसर क्या है, नहीं, जो मैंने निकाला वो नहीं था ऑप्शन में। अच्छा फिर ठीक, 0 है इसका आंसर, ठीक है। सॉल्व करके आएगा ये, ऐसे नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, मतलब ऐसे, ऐसा मत यस। सोचना 0 है तो कुछ ना कुछ सर कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, कुछ थ्योरी लगी होगी इसमें, नहीं, सॉल्व करेगा पूरा, सॉल्व करोगे तब आएगा। पहले आपको दिख रहा होगा कि तीनों करंट एक ही डायरेक्शन में है, यस ठीक है। सर। तो आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लो, μ1 इंटू I1 I2 अपॉन μ0/2π इंटू I1 I2/2r से, यस सर। I1 I2/r से, मतलब जितना भी डिस्टेंस है बेसिकली, r डिस्टेंस है तो r, डिस्टेंस 2r है तो 2r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के आप पहले तो निकाल लो फोर्स, तीन वायर है एबीसी, तो पहले ए और सी के बीच में निकाल लो, तरीका बता रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, तो आप सोल्यूशन देख लेना लेकिन तरीका समझ लो। पहले तो ए और सी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है फोर्सेस तीनों, सॉरी करंट तीनों, यस सर। राइट। और F2, ये इसको आप कुछ F1 वगैरह बोल दो, कुछ भी नंबर दे दो मतलब, उसके बाद आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में निकालोगे और उसको बोल दोगे F2। ये क्लियर है, दोनों चीजें क्या यस करना है, F1 निकालोगे तो बन जाएगा μ0 × 2i मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन में 4πr, ये यस समझ। सर। F1 जब निकालोगे क्या बनेगा, ये μ0 × 2i मल्टीप्लाई बाई आई डिवाइड में 4πr, ठीक है। 4πr कैसे आया, यस क्योंकि सर। 2r डिस्टेंस है, 4πr कैसे आया, क्योंकि टोटल कितना डिस्टेंस है ए और सी के बीच में, 2r, ठीक है, इसलिए 4πr आया, मतलब मैंने 2r से मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज में क्या लिखता सिंपल
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2, ये फॉर्मूला है मतलब, अपॉन आर। यस ठीक है, ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो बी एंड सी के बीच में निकाल लो F1 और F2 की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि आपको नेट फोर्स निकालना है ना सी पे, बोल रहा है ना ये यस नेट फोर्स ऑन सी। तो F1 प्लस F2 निकाल लो। अब ये तो तब आएगा इनिशियल कंडीशन, ये क्या है इनिशियल इनिशियल कंडीशन, क्योंकि अगली कंडीशन में बोल रहा है कि 2i को उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया उन्होंने। बाकी दोनों में तो ऊपर ही जा रहा है करंट, लेकिन 2i को उल्टा कर दिया। अब अगर 2i को उल्टा कर दिया है तो तुमको ही समझ में आना चाहिए कि रिपल्सिव फोर्सेस हो जाएंगे ए और सी के बीच में। यस सर। यस अगर 2i को उल्टा कर दिया तो आपका भाई राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना, ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा फोर्स का, नया फोर्स, कुछ नया फोर्स आएगा तो ये इस तरह से एक्ट करेगा ना ए और सी के बीच में। लेट्स से F1 है आपका रिपल्सिव फोर्स, F1 तो लिया ना, F1 डैश ले लो, F1 डैश है तो ये ध्यान से देखो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से यूज करके, इधर ही दिख रही है तुम्हें सबको। यस सर, दिख रही है। यस ठीक है, इधर आ रहा है, इधर से भी इधर आ रहा है। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्सेस होने की वजह से अपोजिट अगर करंट बह रहा है तो रिपल्सिव ही होंगे वैसे भी, ये बात याद रखना। दो वायर में अगर एक ही डायरेक्शन करंट जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोस करता है। ठीक है, दो वायर में अगर करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो कौन सा फोर्स होता है उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन। ठीक है, अब आप जो नया वाला निकालोगे F1 डैश और F2 डैश, उसको सॉल्व करना, और आपको नेट फोर्स सी पे अगर निकालना है, नेट फोर्स सी पे निकालना है तो आप क्या करोगे, F1 डैश जो लग रहा है यस और F2 डैश जो लग रहा है, बी और सी की वजह से भी तो होगा ना कुछ फोर्स, यस सर जो कि सेम रहेगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। एम आई राइट? यस ठीक है, तो आप माइनस कर देना नेट फोर्स निकालने के लिए F1 डैश माइनस क्या कर F2 डैश हाँ लेटर यानी सेकंड कंडीशन में F1 डैश माइनस F2 डैश निकाल देना। ठीक है, और वो आप कैलकुलेट करना, आंसर 0 आएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कैसे होगा? यस सर। यस आ गया 14 सवाल हुआ, यस सर हो गया 14 कर लिया होगा आप लोगों ने। अंडर यस रूट सर 2 IRMS यानी कि सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, कैसे करेंगे, टाइम पीरियड आपको पता है 1/f होता है। Am I audible? यस सर इसका ए ऑप्शन नहीं आएगा 5 इंटू 10⁻³ और 14.14, सॉरी डी ऑप्शन। मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लूंगा, हो सकता है कि मुझे गलत याद रह गया हो, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, या तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली डी रहने वाला है। कौन सा क्वेश्चन है, 14 है ना, 14 यस का डी सर है, 14 का डी ऑप्शन है। इसको दोबारा सॉल्व करना अब तमन, हो सकता है आपने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी हो, ये चांसेस हैं। डिस्कस कर चुका हूं ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पहले भी, बट एक बार ठीक है सोल्यूशन देख लेना और उसको दोबारा सॉल्व करना। ओके सर ठीक है, बाकी और किसी का आंसर आया इसका, और किसी ने सॉल्व किया है, नहीं किया है, सॉल्व ही नहीं किया है? अरे हाँ ना तो बोलो यार, मैं तुम लोगों की आवाज क्यों नहीं आती है टेस्ट डिस्कशन में भी, ऐसा सर लग रहा है। करंट आ रहा था बट ये नहीं आ रहा था टाइम। पहले पहले टाइम पीरियड निकालो, 1/f होता है टाइम पीरियड, राइट? यस सर। 1/f यस पीरियड। ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी सब्स्टिट्यूट करोगे 50 हर्ट्ज की तो 0.02 सेकंड आ जाएगा। यस सर नाउ आपको बताया हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको वहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो है मैक्सिमम पीक वैल्यू का, मतलब जो जितना टाइम लग रहा है वो है 0 से T/4। यस सर। ठीक है, अब अच्छा T/4 टाइम क्यों लग रहा है, T/4 टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि साइनोसोडल वेव होती है, एसी वेव फॉर्म जो होती है वो साइनोसोडल होती है, तो क्वार्टर टाइम लगता है उसको। अगर टी टाइम है टोटल आपका, अगर टाइम पीरियड टी है किसी एसी वेव का, तो उसका जो मैक्सिमम पीक वैल्यू पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो T/4 होगा। क्वार्टर टाइम लगता है टाइम पीरियड का, 0 से पीक वैल्यू में पहुंचने में। ये बात याद रखना अगर याद नहीं तो। क्या बोला मैंने, समझ में आई बात? यस सर दोबारा बोलूं, 0 से अगर आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो आपको लगेगा 0 से T/4 टाइम। उसके लिए कितना टाइम लगता है? T/4
मैक्सिमम या पीक वैल्यू तक पहुंचने में T/4 टाइम लगता है ना, क्वार्टर, एक टी टाइम पीरियड का क्वार्टर टाइम लगता है, 1/4 टाइम मतलब, ठीक है, 0 से पीक जाने में। तो आपको T/4 निकालना है। T/4 आ जाएगा, T तो निकाल लिया था तुमने 1/f से, एम आई राइट? यस सर। यस सर। 150 हर्ट्ज विच इज 0.02 सेकेंड। तो T/4 भी आ जाएगा। T/4 आएगा 0.005, 0.02 को डिवाइड करोगे 4 से, एम आई राइट? यस यस सर। सर। ठीक है, तो T/4 का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, विच इज सी एंड डी ऑप्शन। तो इसलिए करंट भी निकालना पड़ेगा। और करंट, पीक करंट, जो पीक वैल्यू होती है करंट की, वो क्या होती है? IRMS इंटू √2। अब ये यस मत सर। बोलना ये भी नहीं पता है तुम्हें। IRMS यस इंटू √2, ये तो पता होगा बेटा, एम आई राइट? सर। पता होगा नहीं? तो अंडर आपको IRMS तो दे रखा है 10 एम्पियर, तो 10 को √2 से तो मल्टीप्लाई करना था। इसमें क्या गलती हो गई है हमसे? क्यों गलत हो रहा है ये सवाल तमन? 14.414 तो आ ही गया होगा ये यस सर। पीक तो ये गलत किया है आपने बेसिकली, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि T/4 टाइम लगता है पीक तक पहुंचने में ना साइनसोइडल। यस सर। कोई बात नहीं, अगली बार याद रखो, ठीक है? इसका यस। ग्राफ भी, इसका ग्राफ भी आपको याद रहना चाहिए। सोल्यूशन देख लेना, बाकी तो सोल्यूशन में ग्राफ मिल जाएगा आपको इसका, साइनसोइडल वेव का। बना देता हूँ, या तो तुम्हारा कुछ इस तरह से ग्राफ होता है, ये साइन वेव होती है, ठीक है। और ये जो पीक टाइम लग रहा है आपको, आई नॉट वैल्यू होती है ना, पीक वैल्यू, यस सर। कुछ भी I0 या आई मैक्स कुछ भी मान लो, यहाँ तक पहुंचने में तुम्हें T/4 टाइम लगता है। और टी तो ये पूरा जो वेव बन रही है, एक वेव, ठीक है, ये जो यस। वेव बन रही है ये हो गया टी टाइम, ठीक है। एनी यस। डाउट? नो सर। अगला वाला नहीं बताऊंगा, अगला वाला हो जाना चाहिए था, 15वां सवाल। तो सेकंड ऑप्शन आ रहा था। -43 वोल्ट आएगा, यस सर, आगे। ठीक है। ई होता है dϕ/dt। यस। तो प्लीज ऐसे सवाल सॉल्व कर लो, ठीक है। मॉड्यूलस निकालोगे तो dϕ/dt, दिस इज योर इंड्यूस्ड EMF, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। ऐसी सवाल नहीं गलत होने चाहिए। सोल्व हुआ क्वेश्चन, एक बार इसका आंसर आ जाने तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। बस आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है आपका 15 km/h। अगर यस। आ रहा अगर आ रहा है किसी का तो बहुत बढ़िया बात है। VB-VA, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है ना, तो VB-VA। तो आपको सवाल समझ में आना चाहिए था इसमें कि ये कमिंग बैक ऑफ ए, यानी ए के पीछे अभी पीछे पीछे आ रहा है वो। तो 80 से अगर चल रहा है ए, तो बी चल रहा है उसके पीछे पीछे कितने से? 65 से। 65। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसलिए दोनों को माइनस किया जाएगा। एम आई राइट? यस सर। यस ये सर। लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, बट आगे से ध्यान रखना अगर ऐसा सवाल आता है तो। लाइन जो थी ना, कमिंग बैक ऑफ है, उसका मतलब ये था कि पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है भाई। ओके सर। 17वां सवाल, अगर दोनों का कॉस कंपोनेंट सेम है तो वो वर्टिकल लाइन में चलने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि कॉस कंपोनेंट सेम है दोनों का, V1 cos θ 1 है, V2 cos θ 2 के बराबर है। तो पाथ जो होगा वन बॉल का एज सीन फ्रॉम द अदर बॉल, क्योंकि सिंस कॉस कंपोनेंट तो दोनों का सेम है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम है। यस। समझ में आ रही? तो ऐसा ही लगेगा ना कि भाई वर्टिकली चल रहा है दोनों, भाई केवल यस। ये अगर अलग अलग है, साइन वाला जो कंपोनेंट है वो दोनों का अलग अलग है अगर, तो ऐसा लगेगा ना कि दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में, यस। ठीक है। तो ये आपका आंसर है 17 का सी ऑप्शन। बाकी अगर समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे सवाल को छोड़ सकते हो। ये ऐसे सवाल को आप सवाल मतलब अगर पेपर में छोड़ के आओगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सवाल थोड़े अनश्योर लगते हैं सॉल्व करने में, ठीक है। तो पेपर में अगर ऐसा होता है फील कि भाई श्योरिटी नहीं है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप गलत करने से बजाय आप उसको छोड़ के आ गए। 18th हुआ? नो सर। 18th हुआ किसी से? नहीं हुआ बेटा। इसमें कंपोनेंट्स निकाल के बस बैलेंसिंग कर लेते, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, तो एक्स और वाई में अगर आप फोर्सेस बैलेंस कर लेते तो भी आंसर आ जाता। क्यों नहीं हुआ ये सवाल आप लोगों से? हाँ बच्चा, वाई? सर मेरा 45 डिग्री आ रहा था। 45 डिग्री आ रहा था? यस। बाकी सबका भी यही आ रहा था क्या भाई? कौन सा सवाल है ये? 18? 18। बी ऑप्शन है इसका, 18th का बी ऑप्शन है।
45 डिग्री। यस सर। इसमें आपको इक्विलिब्रियम है तो आपको बेटा T1 cos थीटा को T2 के इक्वल करना है। इसमें दिक्कत क्या है, T1 इधर लग रहा है, इसका कॉस कॉम्पोनेंट T1 का कॉस कॉम्पोनेंट ये आ जाएगा, सॉरी ये साइन कॉम्पोनेंट आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस कॉम्पोनेंट। यस सर। ठीक है, तो तुमको T1 की अगर बात करोगे, एक बार तुम बात कर लोगे T1 की, तो ये हो जाएगा T1 cos थीटा, ये वाला कॉम्पोनेंट यस सर। शुड बी इक्वल टू T2। यस। बात समझ में आ रही है? T2 लग रहा है ना इधर, यस सर। तो दोनों बैलेंस आउट करेगा वो दोनों टेंशन। तो 60 न्यूटन के बराबर दे रखा है ये आपको, वेट के बराबर दे रखा है ना, T2 इक्वल्स टू 60 दिख रहा है सबको, ये T2 इक्वल्स टू mg सर। 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा T1 cos थीटा इक्वल्स टू 60। दूसरा साइन वाला ले लो, T1 sin थीटा इक्वल्स टू 60 न्यूटन है। अरे ये भी तो 60 है, यस। तो इसमें तो वैसे भी गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी, दोनों ही वैल्यू सेम है, तो कैसे गलती हो सकती है आप बताओ मुझे, हो सकती है क्या? नो अगर सर। आप कंपोनेंट्स निकालना भी जानते हो तो भी गलती नहीं हो जाएगी इसमें, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम क्वांटिटी डिवाइड होके बना जाएगा। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा 45 डिग्री आ गया। यस सर, आ गया था। पता नहीं क्या डाउट है इसमें। 19 क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए बोलिए, डाउट है किसी को? नो नो। सर। 19 सवाल हुआ। नो सर। क्यों? बैलेंस पॉइंट केवल डिपेंड करता है नोन और अननोन रेजिस्टेंसेस पे, मटेरियल चेंज करने से क्या हो जाएगा? 19 का क्या आंसर है? सी ऑप्शन। क्या आंसर है 19 का? लगता मेरा। सी किया है सबने? यस सर। बढ़िया बेटा, मटेरियल चेंज करने से क्या हो जाएगा? मीटर ब्रिज में कभी ऐसा बोला है आपको कि कॉपर वायर लगा दोगे एल्यूमिनियम की जगह कुछ और लगा दोगे तो चेंज हो जाएगा नल पॉइंट? नल पॉइंट तो डिपेंड अननोन और नॉन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, रेशियोज लेते हैं हम रेजिस्टेंसेस के, यस सर। उस पर डिपेंड करेगा। लेंथ कितनी लेंथ आएगी, मतलब बेसिकली रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, है ना, रजिस्टर्स की वैल्यू यस सर। कितनी है, तो ये डिपेंड ही नहीं करेगा मटेरियल पे। 20वां सवाल हुआ, V इक्वल्स टू U प्लस 80। 20वां सवाल हुआ, नो सर। V इक्वल्स टू U प्लस 80 होता है। यस। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, रेस्ट, यस। ये बनेगा इक्वेशन। यस। सेकंड चीज पता होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? पावर एफ वी। F डॉट V। आंसर आने में बचा क्या है? M इंटू A इंटू 80, यानी M A स्क्वायर T। कितना हो यस गया? सर। M A स्क्वायर T। अच्छा, इसके अलावा A क्या होता है? V अपॉन T। यस सर। एक्सेलरेशन क्या होता है? V अपॉन T, तो V स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर हो गया ये। नहीं समझ में आई बात? आ ये गई सर। V स्क्वायर इंटू T स्क्वायर, तो यहाँ पे स्मॉल t आएगा, सॉरी। ठीक है, ठीक है, टाइम जितना टाइम है वो स्मॉल टी ले रहे हैं, और जो आपका ये बॉडी जो है एम मास की, ये रेस्ट से स्पीड में या वी स्पीड कवर कर रही है टाइम टी में, उसको कैपिटल टी ले रहे हैं। ठीक है, पावर के लिए हम यूज करें स्मॉल टी, तो कौन सा ऑप्शन राइट है भाई? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। एनी डाउट्स? नो सर। एस्केप स्पीड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। 21वां सवाल। सी एस्केप, सी। आंसर पूछ रहे हो? आंसर होगा इसका, आपका क्या आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। 21 का ना, 21 का आंसर है आपका, सी ऑप्शन सही है। यस। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तो ये भी हो जाएगा डायरेक्ट ही। कैसे किया आपने, तो मन बताओ। तो वो फॉर्मूला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अंडर रूट रो। बहुत बढ़िया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अंडर रूट रो, या फिर आप पूरा फॉर्मूला लिखना चाहो इसकी स्पीड का, तो मैंने डिराइव भी करवाया था शायद एक क्वेश्चन के थ्रू। VE होता है R इंटू अंडर रूट 8/3 पाई G इंटू रो। यस। VE होता है आपका, कितना होता है? R टाइम्स अंडर रूट 8/3 पाई G इंटू रो। ठीक है, यस। इसमें आपका डेंसिटी हो जाएगा रो। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या आंसर है। सी ऑप्शन। 22वां हुआ,
नो सर। 22 में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब दिक्कत आएगी समझने में, क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं हुआ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होगा निकालने का तरीका बेसिकली वो यूज होगा यंग्स मॉड्यूलस का हेल्प लगेगा, मतलब बेसिकली, है ना, क्योंकि आपको इसमें एक रिलेशनशिप ऑब्टेन करवाएगा वो यंग्स मॉड्यूलस वाला तरीका, ठीक है, जो कि होता है L1 T2 माइनस L2 T2 T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो। यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस सर। सर। तो आप दोनों अलग अलग जो हैं लेंथ ऑफ वायर्स ये जो भी है ये, ठीक है, मेटल है, उसको आप पहले से फर्स्ट वाले के लिए यंग्स मॉड्यूलस लिखोगे तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा उस केस में, फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज T1 अपॉन ए, एम आई राइट। यस सर। यस। एलोंगेशन कितनी हो जाएगी उस केस में, L1 माइनस L अपॉन L। इनिशियली L1 था ना, यस। ठीक है। तो भाई आपको बोल रहा है कि लेंथ ऑफ मेटल इज L1 व्हेन द टेंशन इज T1, एलोंगेशन, एलोंगेशन। तो एलोंगेटेड लेंथ कितनी हो गई L1, एलोंगेटेड लेंथ कितनी हो गई L1 माइनस 1 ओरिजिनल लेंथ L डिवाइडेड बाय L ओरिजिनल लेंथ L। सेम L तरीके से सेकंड वाले के लिए लिखेंगे T2 अपॉन A अपॉन L2 माइनस L डिवाइडेड बाय L। L। अब सिंस दोनों यंग्स मॉड्यूलस सेम है, दोनों को इक्वेट कर दोगे, एम आई राइट। यस सर। यहाँ से यस आप सर। तरह से, ठीक और है, यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना जब इक्वेशन बनेगी तो उससे आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा और फिर उसको रीअरेंज कर लेना, वहां से आंसर आएगा, ओके सर। ठीक है। एल को आइसोलेट करना पड़ेगा ना बेटा, कैपिटल एल को, तभी तो उसकी वैल्यू निकाल पाओगे एल और L2 के टर्म्स में। यस सर। तो वो कर लेना रीअरेंजिंग, समझ में आ जाएगा, तुमको नहीं आता है तो पूछ लेना, ठीक है। दोनों वाई है ना, इक्वेट कर लेना दोनों को, यही बोल रहा हूँ। यस सर। 23 में म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो रिलेशनशिप है आपको वो पता होता तो आप निकाल लेते। म्यूचुअल यस सर इंडक्टेंस आता ऑफ टू कॉइल्स होता है K टाइम्स अंडर रूट L1 L2। यस सर। पढ़ाया हुआ है ये आपको, यस यस सर। ठीक है। अभी रिवीजन हुआ नहीं, वैसे वैसे EMI AC का तो हम पढ़ेंगे जब कर लेंगे, लेकिन फिर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है सबको, सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म्स में यही होता है। यस सर। सर इसका सेकंड ऑप्शन है। इसका 4 मिली हेनरी होगा आंसर, बी ऑप्शन। यस सर। 24वां हुआ यस सर। यस सर हो गया। ना, आया 24वें का, थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन। कितना आया, थर्ड ऑप्शन। नन ऑफ दीज, नो सर, नहीं वन बाय। नहीं। नन ऑफ 1 दीज, बाय आर क्यूब। नन ऑफ दीज आएगा। सर क्यों? 24th कर रहे हैं ना आप, 24th को आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पता होना चाहिए बेटा, आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा ना इसका। अगर आपके पास बार मैग्नेट है तो उसके केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, शायद नहीं बताया था तो अभी नोट कर लो। आपके केस, आपके पास अगर बार मैग्नेट है, ठीक है, यस। जिसका आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू बार मैग्नेट, अगर किसके टर्म्स में पूछ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म्स में, तो कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ बार मैग्नेट का। ये मैंने शायद नोट्स में लिखा था, आई एम नॉट श्योर ऑल दो, बट मैंने लिखा था ये नोट्स में, मतलब आप लोगों को मैंने लिखवाया था ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। इन केस ऑफ बार मैग्नेट व्हेन देयर इज मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन, ये हो जाता है 2 कैपिटल M इंटू R अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस, R क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, दिख रहा है सबको ये सर बात। हाँ जी, सर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम करते थे उसके फॉर्मूला इससे सिमिलर ही आता था, तो तब हम जब एल को नेग्लिजिबल मानते थे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता था ना आर क्यूब के, तो वो रिलेशन याद रखा हुआ था, इसलिए बेटा गलती। मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है ना, पर यहाँ तो नहीं समझ रहे फॉर्मूला हो? सिमिलर होते हैं। बेटा सिमिलर होना और सेम होने में डिफरेंस होता है ना। आप जब मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड की टर्म, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करोगे ना, यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वहां डाइपोल यस। मूवमेंट होता था, यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट है, चीजें एग्जैक्ट एकदम सेम नहीं है, ठीक है। और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया भी था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यही बोल रहे हो ना आप, यस आप सर। करीं मेरी, ये आवाज आ रही है। यस सर। हाँ तो क्या था फॉर्मूला बताओ जरा। नहीं सर मैं ये कह रही हूँ कि
मैंने ना ये सोचा कि जो एल है ना, जो लेंथ है उसकी बार मैग्नेट की, उसको नेग्लिजिबल मान के वो सी ऑप्शन लगा दिया। अच्छा ठीक है, नहीं पर ऐसे नहीं करना है ना बेटा, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ कि दैट्स नॉट हाउ यू शुड डू इट। नेग्लिजिबल मानने का आपके पास पहले बात तो कोई रीजन होना चाहिए ना। अभी तक हम जहाँ पे भी नेग्लिजिबल मानते भी हैं किसी चीज को, चलो यहाँ पे तो इतना काम आ नहीं रहा उस बात का, वो एनीवे आंसर अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मान लो नेग्लिजिबल मान भी रहे हो जनरल यस सर। एक्सप्रेशन में, तो उसका कोई रीजन तो होना चाहिए ना दमन, ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम। ठीक है, अगर यस हम सर। नेग्लिजिबल पहले से ही मान लेंगे जनरल फॉर्मूला में, तो हम मेंशन भी क्यों कर रहे हैं फिर फॉर्मूला में? फॉर्मूला बनाते ही नहीं ना फिर हम उस चीज को, डायरेक्ट ही लिख देते हैं आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर की पावर 4, राइट। अच्छा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखोगे तब भी 1/r³ वाला कैसा आंसर आ गया तुम्हारा? सर आ जाएगा ना, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम रहेगा, सही बोल रहे हैं। लेकिन पॉइंट इज के आप एल वाले कंपोनेंट को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, ओके यू कैन नॉट अज्यूम ऐसे, नॉट जस्ट इन दिस फॉर्मूला, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, केवल इसकी बात भी नहीं कर रहा मैं, इन जनरल कोई भी फॉर्मूला है नेग्लिजिबल तभी मानना है जब सिचुएशन दी हुई है, अदरवाइज नहीं मानना। ठीक है, अदरवाइज ऐसी गलतियां होगी, ये ऑप्शन जो आपने लगाया, या बाद में भी ऐसे सिमिलर गलतियां करके आओगे। ओके 25वां, हो गया था। सर हो गया सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। 25वां तो हो गया होगा। इम्पिडेंस पता है आप लोगों को क्या होता है ना? यस सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इम्पिडेंस कम होता है, सॉरी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो इम्पिडेंस क्या होता है? वेरी करते। वेरी तो करता है लेकिन बढ़ता है, मतलब बढ़ता है और कम होता है, मतलब अकॉर्डिंगली। यस। फ्रीज क्योंकि होता है। इम्पिडेंस होता क्या है, इम्पिडेंस होता क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यस यस सर। सर। तो एक्सएल जब लिखते हो तो क्या लिखते हो, 2πf/L। यस सर। तो यस उसके सर। अकॉर्डिंगली चेंज होता है आपका, तो उसके हिसाब से ग्राफ बनता है। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ है आपका आंसर? ये तो आपने शायद ये ग्राफ पढ़ा भी हुआ है, यस यस सर पढ़ा आपके है। नोट्स में मेंशन्ड है ग्राफ, राइट। यस सर। 25वें का आंसर बेटा, 25वें का आंसर क्या मार्क करके आए हो तुम लोग? सी ऑप्शन है ना 25वें का आंसर तो। सर सेकंड और होगा ना? सेकंड है। एक बार इसको चेक करना, इसको चेक करना एक बार सॉल्यूशंस में। सर ठीक है, बट एनसीईआरटी में तो सेकंड ही ऑप्शन है। हाँ हाँ नहीं, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, एक बार चेक करना है इसको। ठीक है, ओके सर। solution में भी चेक करना है एक बार इसको, सही बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, ओके सही बोल, सर। एलसीआर सर्किट की बात हो रही है। ठीक है, मे बी वी आर मिसिंग समथिंग अभी, मे बी वी आर मिसिंग समथिंग, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑल्सो, बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, ओके वैसे भी सर। हम लोगों को कुछ क्वेश्चन बाद में डिस्कस करने ही, तो वी कैन पुट इट एज लेटर डिस्कशन। आप सही बोल रहे हो क्योंकि यू आर राइट एट योर पॉइंट, एनसीईआरटी में भी यही है। ठीक है, और होना भी यही चाहिए टेक्निकली, अगर 2πL आप देख रहे हो, 2πfL-1/2πfc होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, कूल। चलो भाई, बाकी का डिस्कशन लेट्स डू इट टुमारो और मे बी ऑन वेंसडे। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कोई अलग से प्रिपरेशन करके तो आनी नहीं है, बस एक चीज आप ये कर सकते हो कि आप सॉल्यूशन को गो थ्रू कर लेना, ताकि हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सॉल्यूशन से देख के भी समझ में नहीं आए। ठीक है, सर आप फोन कर देना अभी। हाँ मैं अभी क्लास के बाद ही करूँगा। ठीक है, तो एक बार टैली भी कर लेना कौन कौन से सही हुए हैं, कौन कौन से गलत हुए हैं। ओके। ठीक है, बाय सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। यस बाय सर।